Good morning, all BSc final year students. I am Dr. Kumar Swami from ISBM University. ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए को ध्यान में रख के बनाया गया है और टॉपिक है एक्सरे स्पेक्ट्रा, एक्सरे वर्णक्रम। तो इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे एक्सरे नेचर एंड प्रोडक्शन, प्रकृति और उत्पादन, किस प्रकार से एक्सरे को उत्पादन किया जाता है, एक्सरे के जो गुण क्या होते हैं, इसका उपयोग क्या है, और डुवान एंड हंट का जो नियम है, हुंड का जो नियम है वो, और मोस्ले का नियम। तो इस पार्ट में हम लोग यूजेस ऑफ एक्सरे तक कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरे क्या है, तो एक्सरे जर्मन फिजिसिस्ट विलियम रॉन्टेगन ने इसकी खोज की थी 8 नवंबर 1895 में। ये जो किरणें थी ये बिल्कुल भी इसके बारे में पहले नेचर बिल्कुल नहीं पता था। इसलिए जैसे मैथ्स में बोला जाता है कि जैसे किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है, जैसे पिता की आयु नहीं मालूम है या पुत्र की आयु नहीं मालूम है या फिर कोई अननोन वेरिएबल है तो हम एक्स मान लेते हैं। तो वैसे ही उस समय इसको एक्स माना गया और एक्स मानने के बाद में ये जो नाम है वो वैसा का वैसा ही रह गया। बाद में बहुत सारी बातें हुई कि नाम को चेंज करके साइंटिस्ट के नाम पे रखा जाए, लेकिन बाद में ये सब नहीं हो पाया। और फिज़िक्स में जो पहला जो नोबेल प्राइज़ है पूरे वर्ल्ड में, जो पहला नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में जो मिला है वो रॉन्टेगन को मिला है 1901 में। और हम जानते हैं कि एक्सरे का जो है बहुत ज़्यादा उपयोग जो है मेडिकल फील्ड में किया जाता है। तो मेडिकल फील्ड में जो एक्सरे, पहला जो एक्सरे था खुद उनकी वाइफ का था और उनकी वाइफ ने अपना एक्सरे देख के ये कहा था कि मैंने अपनी मौत को देखा। मतलब जो हड्डियाँ हम लोग सिर्फ जो है मरने के बाद ही कंकाल के रूप में देख पाते हैं, वो सबसे पहले इस उपलब्धि के साथ वो देखी जा सकी। अब बात आती है कि एक्सरे को जो है उसका उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। तो एक्सरे का जो उत्पादन है उसके लिए बहुत अधिक जो है विभवांतर की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे जनरेटर और जो कैथोड है, मतलब यहाँ पर जो डायग्राम जो दिया गया है उस डायग्राम में आप देखेंगे कि एक तो जनरेटर है और जनरेटर और एक्सरे ट्यूब के बीच में करीब 1 लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया गया है और इस उत्पादन के साथ में एक्सरे किरणें जनरेट होती है। अगर एक जनरल एक्सरे का जो क्रॉस सेक्शन देखें तो एनोड और कैथोड, रोटर और ग्लास, ये 4 चीज़ें होती है। और सिंपल कंसेप्ट में समझाएं कि कैथोड से एनोड पर जब बहुत अधिक काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन जब इस पर आपतित होते हैं, गिरते हैं, इस पर जो इंसिडेंट होते हैं, तो उस कंडीशन में हीट के साथ साथ, ऊष्मा के साथ साथ एक्सरे किरणें जनरेट होती है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। और थोड़ा सा क्लियर करें कि जब किसी भी टारगेट पर बम्बार्डिंग की जाती है तो बम्बार्डिंग के बाद इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह से विस्थापित हो जाते हैं। और जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर बाहर आ गया तो उसको भरने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी जगह लेने के लिए नीचे आता है, तो उसमें कुछ न कुछ हमको फोटॉन जो है बाहर दिखाई देते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया अगर एक एक इलेक्ट्रॉन में हो तब ये अभिलाक्षणिक फोटॉन कहलाते हैं या कैरेक्टरिस्टिक फोटॉन कहलाते हैं। लेकिन अगर ये क्रिया बहुत ज़्यादा, सही मान लीजिए कि इसमें जो नाभिक के पास की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर निकलना प्रारंभ हो जाए, तो बहुत अधिक मात्रा में जब इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाए तो उस कंडीशन में जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा होगा और उससे जो है हम ब्रेमस्ट्रॉन्ग जो फोटॉन है या इसी को एक्सरे फोटॉन की बात करते हैं या इसी को वो सतत या कंटिन्यूस फोटॉन की कहते हैं। और उससे जो है यहाँ पर एक्सरे किरणें जो है वो मिलती है। और यहाँ पर मेन जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स हम लोग क्रोमियम, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम ये यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोग जो रिसर्च में भी और नॉर्मल जो फिज़िक्स जो अच्छे लैब्स हैं वहाँ पर जो एक्सरे का इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है तो उसमें हम लोग कॉपर के अल्फ़ा, कॉपर का जो के अल्फ़ा 1.54 एंगस्ट्रॉम का जो वेवलेंथ है वो हमको मिलता है। और इस प्रकार से टारगेट के हिसाब से अलग अलग वेवलेंथ को हम प्राप्त कर सकते हैं।
इसमें अलग अलग फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, और फ़िल्टर के जैसे टाइटेनियम, क्रोमियम, निकिल, नियोबियम, ये सब जो है फ़िल्टर्स हैं। इस फ़िल्टर के साथ जो है इसके वेवलेंथ को जो है हम चेंज कर सकते हैं, तरंग दैर्ध्य को हम बदल सकते हैं। अब बात होती है कि एक्सरे किस प्रकार से उत्पादन करना स्टार्ट किया गया। तो सबसे पहला जो मेथड था, विधि था, वो रोज़न ट्यूब मेथड था। रोज़न ट्यूब मेथड में हम लोग रोज़न ट्यूब मेथड में हम लोग अ, ठंडी कैथोड नली से कहा जाता है, और दूसरा जो मेथड है वो कूलिज की हॉट कैथोड ट्यूब, कूलिज की तप्त कैथोड नलिका के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। देखिए, चाहे वो रोज़न का ट्यूब हो, चाहे कूलिज की ट्यूब हो, इसमें मेन जो एक्सरे का जो उत्पादन होता है उसमें तीन चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। एक तो होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक हाई वोल्टेज और मेटल टारगेट। ये तीन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉन सोर्स कहीं से जनरेट करेंगे, हाई वोल्टेज बीच में लगाया जाएगा, और एक धातु के जो टारगेट होगा, मेटल जो टारगेट होगा, उसके ऊपर इन किरणों को जो है, इस इलेक्ट्रॉन को जो है बम्बार्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैस भरी ठंडी कैथोड नलिका, जिसको रोज़न ट्यूब बोलते हैं। मतलब एक ये कूलिंग ट्यूब है। इसमें तीन भाग होते हैं। इसमें एक होगा आपका एनोड, कैथोड, और साथ में यहाँ पर टी जो है, जिसको हम लोग प्रति कैथोड बोलते हैं। और इसमें कैथोड और एनोड के बीच में 10,000 वोल्ट तक का विभवांतर हम लोग लगाते हैं। टारगेट यहाँ पर तांबे का ब्लॉक यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है जो टी है, प्रति कैथोड। इस प्रति कैथोड के लगाने से हमको गैस में जो विसर्जन कम हो जाता है। इस प्रकार से जो ऊष्मा जो होती है वो थोड़ी कम पैदा होती है, और इससे इस पूरे सेटअप में एक तरीके से ऊष्मा का जो मान है वो कम होने लगता है, जिससे कि इसकी लाइफ थोड़ी बढ़ती है। इसमें एक गोलाकार कांच का ट्यूब होता है जिसमें गैस भरी होती है, और इसमें एनोड, कैथोड और टारगेट, कैथोड और जो टारगेट है, इनके बीच का जो कोण होता है वो 45 अंश का होता है। और कैथोड के वक्रता केंद्र पर आपका जो टी जो है, प्रति कैथोड उपस्थित होता है, जहाँ से हमको जो टारगेट होता है। और यहाँ पर ये इस कैथोड से जो टारगेट है उस पर जब इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे तो हमको एक्स किरणें प्राप्त होंगी। इस पूरे ट्यूब में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ऊष्मा उत्पादन का है। ऊष्मा उत्पादन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और इसको ऊष्मा उत्पादन के कारण ही इसकी लाइफ भी कम हो जाती है। एक टाइम के बाद इसकी ये ट्यूब हम दोबारा यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसमें जो सबसे बड़ी जो इसकी जो कमी है कि इसमें एक्सरे किरणों की तीव्रता और जो भेदन क्षमता है उसको हम लोग स्थिर नहीं कर सकते। उच्च विभवांतर की आवश्यकता पड़ती है, जिससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा के कारण गैसों का अवशोषण होगा, और नली जो है ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद कार्य करना बंद कर देती है। इस कमी को दूर करने के लिए कूलिज ने अपना एक नली का जो है एक्सरे ट्यूब बताया। उसने यहाँ पर एक जो वाटर कूलिंग का जो सिस्टम है उसने डेवलप किया। तो कूलिज ने 1913 में ये ट्यूब बनाया। उसमें बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट जो है सेम होती है, और इसमें लेकिन यहाँ पे एलटी बैटरी जो है 4 से 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी होती है। इसके साथ साथ इसके और ये जो मेन है ये फिलामेंट के साथ कनेक्ट होता है। कूलिज की नलिका में सबसे इम्पोर्टेंट जो है फिलामेंट की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उससे एक्सरे की वैल्यू जो है चेंज होती है। तो फिलामेंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें। और यहाँ पर स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में 30 से 60 वोल्ट तक, 60 किलो वोल्ट तक का पोटेंशियल विभवांतर लगाया जाता है। और यहाँ पर पानी, मतलब इस पूरे सिस्टम को ठंडा करने के लिए ये पानी का एक पूरा सिस्टम यहाँ पे लगा होता है। और ये पूरे पूरे जो कांच की नली है उसको कूलिंग करने का काम करता है। यहाँ पर जो निर्वातित जो कांच की नली होती है उसमें 5 mm शीशे की एक परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि एक्सरे जो है जो बाहर जो काम कर रहे हैं उस पर कोई इफ़ेक्ट ना करे, और इसमें से जो है स्पेसिफिक एक्सरेज ही बाहर एक छोटे से जैसे जो विंडो है
खिड़की है उससे ही बाहर निकले, इस प्रकार का अरेंजमेंट किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक एक्सरे ट्यूब है जिसका उपयोग आज भी किया जाता है। तो इस कारण से जो है इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन आज की डेट में हो चुका है, और ये सबसे सक्सेसफुल जो है एक्सरे ट्यूब है। इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो ये एक सिरेमिक डिफ्रैक्शन एक्सरे ट्यूब है जिसमें जो काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है। इसका एक पूरा व्यू दिखाया गया है। अब हम लोग बात करें कि जो एनोड मटेरियल है, तो उस एनोड मटेरियल में कॉपर, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, आयरन, क्रोमियम, टंगस्टन ये सब यूज़ करते हैं। और ये इन सभी के यूज़ करने के साथ साथ जो है हम लोग इसके उपयोग के साथ साथ हम लोग बहुत सारे अलग अलग इसका उपयोग हम लोग ले सकते हैं। जैसे हम लोग एक्सरे विवर्तन या एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में हम लोग जैसे आयरन के मटेरियल का अगर मेज़रमेंट करना है तो हम लोग मैक्सिमम जो है कोबाल्ट के एनोड मटेरियल ऐसे यूज़ करते हैं। मोस्टली ये पार्ट रिसर्च में यूज़ होता है, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये स्लाइड से आप ये समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, कि हम लोग आयरन के जो मटेरियल है या कोबाल्ट के जो मटेरियल है, क्रोमियम के जो मटेरियल है, तो किस ट्यूब का उपयोग किस में हमको नहीं करना चाहिए और क्यों आज के जो ट्यूब हैं वो उसकी जो मैकेनिज़्म है थोड़ा सा बदला गया है, वो हम लोग यहाँ समझते हैं। मेनली कॉपर, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन यूज़ किया जाता है। एक्सरे की प्रॉपर्टी विशेषता क्या है, जैसे हम समझें तो एक्सरे जो है लगभग सीधी रेखाओं में चलती है, किरणों को आँखों से नहीं देखा जा सकता, और इसका जो वेग है, प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ के बराबर होता है। यहाँ पर पावर 8 है यहाँ पे। और इन किरणों की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है, और जैसे 0.01 से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगर 0.01 से 0.01 से अगर 100 एंगस्ट्रॉम तक का जो हम लोग रीजन लेते हैं, तो इनको हम लोग हार्ड एक्सरे कहते हैं, कठोर एक्सरे कहते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम को हम लोग सॉफ्ट एक्सरे कहते हैं, क्योंकि जो सॉफ्ट एक्सरे होती है उसकी भेदन क्षमता कम होती है, और स्ट्रॉन्ग जो एक्सरे होती है उसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। भेदन क्षमता अधिक और कम से हम लोग पेनिट्रेशन जो है भेदन कितना गहराई तक जा सकता है किसी मटेरियल में, उसको हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें हम लोग इसके उपयोग में भी देखेंगे इसको कि एक्सरे जो है कम घनत्व वाली वस्तुओं से होकर गुजर जाती है, लेकिन जिसके घनत्व ज़्यादा होता है उससे होकर पार नहीं हो पाती है। यहाँ पे तीव्रता का जो सूत्र है इसको आगे हम लोग डेराइव भी करेंगे कि I = I0e⁻μx तो म्यू जो है अवशोषण गुणांक है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, और x जो है किसी भी चादर की मोटाई है, कितना पारगमित करेगा, कितना इंटेंसिटी इसमें से ट्रांसमिट होगा, ये इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। एक्सरे जो है फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करेगा। एक्सरे जो है हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट को बॉक्स में रखकर उसके ऊपर जो काला कागज़ होता है उसको लपेटते हैं, तो इसमें भी इफेक्ट मिलता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट से देखा जा सकता है। इवन प्रकाश के सिंपल किरणों की तरह इसमें परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को की प्रॉपर्टी भी होती है। लेकिन और इसके साथ साथ प्रकाश की भांति एक्स किरणों द्वारा व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, तो इसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये सब प्रॉपर्टी भी होती है। एक्सरे के बीच में कोई भी अगर जो है गैस अगर आए तो वो उसको आयनाइज कर देगा, प्लस और माइनस आयन में बदल देगा। फ्लोरोसेंस इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। और एक्सरे पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी जो है प्रभाव नहीं पड़ता, और एक्सरे किरण जो है में कोई भी आवेशित कण नहीं होते। तो इसमें भी बहुत सारी थ्योरी थी कि एक्सरे को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना गया, क्योंकि इसको चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, लेकिन बाद में इसको भी नहीं माना गया क्योंकि इसमें कोई भी आवेशित कण उत्पन्न नहीं होते या उसमें एग्जिस्ट नहीं करते। उपयोग की बात करें अपन, तो उपयोग में हम लोग सिंपल जो मेडिकल में एक्सरे निकालते हैं, हड्डी का पता लगाते हैं, उसका रीज़न यही है कि जो सॉफ्ट जो पार्ट होते हैं
जैसे कागज़ है, लकड़ी है, मांस है, रक्त है, ये सब से एक्सरे आराम से पार कर जाता है। लेकिन जो अधिक घनत्व वाली जो चीज़ें होती है, लोहा, तांबा, सीसा, हड्डी, तो इसमें से ये पार नहीं हो पाता। तो इसलिए जब ऑपरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सरे का, तब हम लोग टूटी हुई हड्डी का पता करने के लिए, या अगर किसी को कोई गोली लगी हुई है, तो ये सब चीज़ों को पता करने के लिए एग्जैक्ट कहाँ पर वो है, तो उसको पता करने के लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो टीबी के पेशेंट होते हैं, उनके एक्सरे से ही पता लगाते हैं कि फेफड़ों के कौन से भाग में जो है खराबी आ गई है, तो वो उस पर्टिकुलर जगह को जो एक्सरे के माध्यम से पता लगाते हैं और वहाँ पर शल्य क्रिया की जाती है। मतलब ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा उपयोग है आज के टाइम में। पहले के समय में तो इवन करीब करीब 100 सालों तक जो है हम लोग सिर्फ एक्सरे पे ही डिपेंड थे। एक्सरे के अलावा कोई भी बहुत बड़ी युक्ति जो है मेडिकल फील्ड में, चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं आई थी। तो एक्सरे का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में भी इसका किया जाता है। कोई भी सेल जो नष्ट हो कोई भी कैंसर सेल को नष्ट करने में भी एक्सरे का उपयोग किया जाता है। और इसमें टारगेट को बदल कर जो है एक्स किरणों, अल्फ़ा, गामा जो किरणें होती है, तो गामा किरणों का भी उपयोग करके हम लोग कैंसर सेल को मारने के लिए रेज उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी की सतह में या मानव शरीर के सतह में, शरीर में कोई भी जो मूल्यवान जो वस्तु है, जैसे मान लो कि हम लोग इसका यूज़ जो है एयरपोर्ट्स में भी करते हैं, सामान चेक करने में, या इंसान के जो है बॉडी को स्कैन करने में। जैसे मान लीजिए तो स्मगलिंग को रोकने के लिए कोई भी मूल्यवान वस्तु वो लेके जा रहा होगा, तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाता है। कृत्रिम और वास्तविक हीरो की भी पहचान इससे की जाती है। और सिविल में जैसे कोई गर्डर है, कोई पाइप में कोई लीकेज है, इसको भी हम लोग एक्सरे चेक कर सकते हैं। रिसर्च में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है एक्सरे का, वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता करने में। जैसे सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं हम लोग, तो हर सेमीकंडक्टर, हर पदार्थ का जो है स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। तो इस कारण से इसका उपयोग जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में किया जाता है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। मैंने एक और वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है एक्सरे का, एमएससी के लेक्चर में। उससे मैंने ये बताया है कि वो किस प्रकार से जो है जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो पता करता है। तो इतना जो पार्ट है, बीएससी स्टूडेंट सभी आप लोग कर लीजिए। और इसमें जो भी डाउट हो आप मुझसे डायरेक्ट जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद का जो पार्ट है मैं सेकंड लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू वेरी मच।